नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल शिवान एकेडमी पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा प्रकाशित जो मॉडल सेट है उसके हम लोग MCQ को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट दिया गया है उसमें जानकारी दी गई है कि 80 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 40 हल करने होंगे, जबकि लघुत्तरीय प्रश्न की संख्या 24 होगी, जिसमें इसका जो आपको हल करना है वह 12, यानी कि जितना भी प्रश्न आएंगे उसके आधा प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है, और टोटल प्रश्नों की संख्या 112 होगी, यानी कि आपको 56 प्रश्न को हल करना होगा। तो चलिए हम लोग आगे जो होते हैं MCQ प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला जो प्रश्न दिया गया है वह, चलिए पहला प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, तो देखेंगे हम लोग दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ का पुनर्जन्म कहा जाता है। किसका जन्म कहा जाता है जी? तो भारतीय जनसंघ का कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी और जो इसका पुनर्जन्म हुआ था वह 1980 में हुआ था। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि इसकी स्थापना को भी 1977 में, और इसकी जो स्थापना हुई थी, जो इसका पुनर्जन्म हुआ था, वह 1980 में हुआ था। तो ये किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाएगा जी? तो भारतीय जनसंघ पार्टी का कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दलित पैंथर्स, देखिए दलित पैंथर्स जो है, दलित पैंथर्स, एक मिनट, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई है? ठीक है, दलित पैंथर्स हैं जिसकी स्थापना जो है किस राज्य में हुई है? तो इसकी स्थापना जो है महाराष्ट्र में हुई है। कहां पर हुई है दोस्तों? महाराष्ट्र में हुई है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय, देखिए यहां पर ध्यान देंगे कि कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कौन सा जी? तो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो इसमें जो हम देखते हैं तो ये 74वां जो संविधान संशोधन है यह किससे संबंधित है? तो स्थानीय नगरीय स्वशासन थे। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है अगला प्रश्न कि बलवंत राय, एक मिनट, बलवंत राय मेहता समिति ने, सबसे पहले कि बलवंत राय जो मेहता समिति है यह कब आया हुआ था? तो 1957 में आया हुआ था। कब आया हुआ था जी? 1957 में आया हुआ था। तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किए थे। ठीक है, तो बलवंत राय जो मेहता थे ये त्रिस्तरीय, कितने स्तरीय जी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किए थे। कब किए थे? तो 1957 में किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां हुई थी? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां हुई थी? देखिए, भारत में सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना हुई थी वह कहां हुई थी? तो वह हुई थी मद्रास में। कहां पर हुई थी दोस्तों? तो वह हुई थी मद्रास में। अगर बिहार में पूछा जाए तो बिहार में पूछा जाए तो सबसे पहले कहां पर हुई थी? पटना में। कहां पर हुई थी जी? पटना में। ठीक है, और सबसे पहले का बात किया जाए कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, कब नहीं है, स्थापना कहां की गई थी? तो वह कहां की गई थी? मद्रास में की गई थी। उसके बाद से मुंबई और कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया है? देखिए, सबसे पहले यहां पर बात किया गया है कि सर्वप्रथम महिलाओं को, किसको जी? महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले कहां पर की गई है?
तो दोस्तों सबसे पहले इसकी की गई है शुरुआत बिहार से, अपने बिहार से की गई है। तो सबसे पहले 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, ठीक है। और साथ में आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलिए कि आने वाले जो समय में एग्जाम है उसका जो होता है आप आसानी से तैयारी कर सकें। आपको लगभग 5 मॉडल सेट प्रत्येक विषय का भी दिया जाना अभी बाकी है। यह हमारा पहला मॉडल सेट है, इसके बाद से लगातार आपको जो होता है 5 मॉडल सेट मिलेंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? कौन सा कानून जी? दल बदल कानून। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? देखिएगा कौन सा कानून है, तो दल बदल। जैसे क्या होता था कि पहले नेता थोड़े से लालच में अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते, जिससे सरकार गिरने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती। इसी से बचने के लिए एक कानून बनाया गया, जिस कानून का नाम दिया गया दल बदल कानून। यह किस पर लागू होता है जी? सांसदों और विधायकों पर। किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों को बागी विधायक न हो जाए उससे बचने के लिए सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून की व्यवस्था या नियम बनाए गए ताकि विधायक भागे नहीं। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा जी? ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है। ये आपको जो होता है लगभग हमारे विद्यार्थी जितने हैं जो हमसे पढ़े हैं लगभग ये सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर पा रहे होंगे। उम्मीद है कि आप लोग भी हमसे पढ़ने के बाद से आसानी से जो होते हैं आप भी प्रश्नों को हल करना सीख लेंगे कि कैसे किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि क्षेत्रवाद की भावना, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? कौन सा जी? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है जी? तो क्षेत्रवाद का भावना का कुपरिणाम क्या है? तो अलगावाद। क्या है जी? अलगावाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि अलगावाद। अलगावाद जो होता है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये तो प्रश्न काफी मजेदार है क्योंकि यह जो पुस्तक है ना ये थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा गया है। क्यों अजीब तरीके से? क्योंकि यह जो नाम तो है अर्थशास्त्र लेकिन लिखा गया है राजनीति पर। इसको किस पर लिखा गया है? राजनीति पर लिखा गया है। तो ये इसके लेखक कौन हुए जी? तो इसके लेखक हैं चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन में कौन सा? ये 9 नंबर का ऑप्शन क्या सही है? बी नंबर सही है। तो ये प्रश्न को थोड़ा घुमाकर भी कभी कभी पूछता है। कैसे? तो पूछेगा कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है जी? तो राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित है, राजनीतिक पहलुओं पर आधारित है। इसलिए इसका जो अर्थशास्त्र है इसके लेखक कौन हो जाते हैं? चाणक्य है। और ये जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो होता है यह पुस्तक लिखे हुए थे। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य देश से अलग है? देखिए इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था इनमें से अलग है, ठीक है ना। ऑप्शन के आधार पर बताना है। देखिए कि अगर मानते हैं भारत, एक मिनट, अगर भारत को हम लोग देखते हैं तो भारत और कनाडा दोनों लगभग इसका जो संविधान है ना संघीय व्यवस्था का वह सेम है। इसमें से अलग हो जाते हैं कौन? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड इसका जो व्यवस्था है ना लगभग सामान्य है, जबकि भारत और कनाडा का जो होता है एक समान है। तो इसमें से किसका अलग है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित? देखिए ऊपर वाले में यहाँ आपको बताए थे कितना नंबर 10 नंबर प्रश्न में ही आपको बताया गया था कि भारत का जो संघीय व्यवस्था है ना वो किससे प्रभावित है? तो वह कनाडा से प्रभावित है। किससे प्रभावित है जी? तो कनाडा से। तो इसका आंसर आप लोग के सामने ही है। ए नंबर में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कनाडा सही हो जाएगा। तो इसको आपको पहले ही चर्चा किया गया था 10 नंबर में कि प्रथम नंबर जो संघीय जो व्यवस्था होता है किस पर जो होता है लागू है? तो यह विशेषतः कनाडा से प्रभावित है। किससे प्रभावित है जी? कनाडा से प्रभावित है। चलिए हम लोग इसके आगे जो होते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को यह सारा प्रश्न बहुत ही आसान लग रहे होंगे
और आप लोग आसानी से इसको बना भी रहे होंगे। चलिए आप लोग साथ में कमेंट भी करते चलिए। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको जानकारी है तो आप पहले ही इसको कमेंट में इसको जरूर आंसर करें। देखिए दिया हुआ है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। देखिए इसको वीवीआई करेंगे हम लोग, इसको हम लोग वीवीआई कर लेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो कितना नंबर में है जी? तो आप लोग को यह याद रखना है कितने नंबर में है, तो 8वीं अनुसूची में है। और कितने भाषाओं को मान्यता यह दिया गया है जी इसमें 8वीं अनुसूची में? तो याद रखेंगे 22 भाषा, ठीक है। कितने भाषा का? तो 22 भाषा। क्योंकि जो देखिए भारतीय संविधान में जब अनुसूची आई तो इसमें 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है और किसी भी भाषा को राजकीय भाषा नहीं माना गया है। किसी भी भाषा को राजकीय भाषा नहीं माना गया है। यहां पर क्या माना गया है जी? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष माना गया है। क्या माना गया? भारत को धर्मनिरपेक्ष। और एक और इसमें ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द को, भारत में नहीं कहेंगे, संविधान में कहेंगे, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा। कौन से संशोधन के द्वारा? तो 42वें। और कब जोड़ा गया है? तो 1976 में। कब जोड़ा गया है जी? तो 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य विधानसभाओं के, देखिए बड़ा ही मजेदार सवाल है कि राज्य के जो विधानसभा होते हैं इसका चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो देखिएगा भारत में जो चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग लगभग सभी चुनावों को यही देखता है। जो राज्य का चुनाव आयोग होते हैं वह किसको देखते हैं जी? वह सिर्फ जो होते हैं पंचायती चुनाव को देखते हैं। जबकि पूरे देश में जितने भी चुनाव होते हैं वह कौन देखता है? तो भारतीय चुनाव आयोग देखता है। तो प्रश्न भी हमारा यही है, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारतीय चुनाव आयोग की है। अगर प्रश्न आता है कि राज्य में पंचायती व्यवस्थाओं का या फिर पंचायती स्तर पर चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसकी है? तो वह किसकी है जी? तो वह है राज्य चुनाव आयोग को। अगर पंचायत के लिए कहे तब, अगर नहीं कहता है, अगर पूरे देश में कह रहा है तो राज्य विधानसभा की बात की जाएगी तो कौन हो जाएगा? तो भारतीय चुनाव आयोग। कौन सा होगा आंसर जी? तो भारतीय चुनाव आयोग, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? देखिएगा शिक्षा को सबसे पहले ना इसको राज्य सूची में रखा गया था। किस में रखा गया था? राज्य सूची में। लेकिन वर्तमान समय में इसको जो होता है किस सूची में रखा गया है? तो इसको रखा गया है केंद्र सूची, सॉरी, इसको वर्तमान समय में किस में रखा गया है? तो इसको रखा गया है समवर्ती सूची में। मतलब कि या राज्य भी इस पर नियम बना सकते हैं और केंद्र भी इस पर नियम बना सकते हैं। तो कौन सा सूची में चला जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समवर्ती सूची में। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग पहले ही दे देंगे, क्योंकि यह प्रश्न जो होता है बहुत ही आसान है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था जी? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। और साथ में आप लोग बताने का कोशिश करेंगे कि इटली का भी एकीकरण कब हुआ था, क्योंकि यह प्रश्न को क्लास में ही आप लोग को करा दिए गए हैं, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है जी? तो 1871 में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिए एक और प्रश्न आता है जिसमें कि हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था, और साथ में एक और प्रश्न ये पूछा गया है आपसे कि हुआ जो आंदोलन है यह किसने शुरू किया था? तो हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था जी? हुइन फूसो। किसने शुरू किया था? हुइन फूसो के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था।
आप लोग कमेंट में इसे बताएंगे कि यह जो आंदोलन था वह कब शुरू किया गया था, यह आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था। तो ये आप लोग को तो जानकारी है कि यह धार्मिक आंदोलन था, लेकिन यह आंदोलन का शुरुआत जो होता है कब किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जनरल लून और नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। देखिए एक ही व्यक्ति का नाम है, थोड़ा सा आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे। ये लून और नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो बड़ा ही मजेदार सवाल है। किस देश के प्रधानमंत्री थे जी, तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। किस देश के थे, तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। कौन, तो लून और नोल एक ही व्यक्ति का नाम है, और यह किस देश के थे, तो कंबोडिया के थे। और साथ में आप लोग यह बताने की कोशिश करिएगा कि कंबोडिया में एक मंदिर है, इसकी स्थापना किसने किया था और वह मंदिर का नाम क्या है। ठीक है, वह मंदिर बहुत है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न आसान है, आप लोग इसे आसानी से जरूर बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। देखिए आप लोग के सामने ऑप्शन दिया गया है, जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, और धर्मनिरपेक्ष समझौता कि पेरिस समझौता। चलिए आप लोग बताने की कोशिश करिए कि यह समझौता जो होता है किस नाम से जाना जाता है। चलिए आप लोग को 1 मिनट का समय दिया जाता है, तब तक हम थोड़ा सा जल पी लेते हैं। चलिए तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जानते हैं। उम्मीद है आप सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिए हैं। हनोई समझौते के नाम से जाने जाते हैं। कौन से समझौते हैं, तो हनोई समझौते हैं। आप लोग के एग्जाम में कई बार इसको उल्टा करके प्रश्न को पूछा गया है कि हनोई समझौता कब हुआ था, कई बार प्रश्न को पूछा गया हनोई समझौता किसके बीच हुआ था। तो इस प्रश्न को वीवीआई करेंगे आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, काफी मजेदार प्रश्न है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहां किए थे। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है कि गांधीनगर में किए थे, कि सूरत में किए थे, कि बड़ोदरा में किए थे, कि अहमदाबाद में किए थे। यह भी प्रश्न काफी आसान है, आप इसे आसानी से बता सकते हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम के स्थापना कहाँ किए हैं, तो अहमदाबाद किए हैं। कहां पर किए हैं जी, तो अहमदाबाद में किए हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सब प्रश्न काफी आसान है, ये प्रश्न को आप सभी को जो हमारे पास पढ़े हैं वो आसानी से इस प्रश्न को जवाब दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य स्थापित किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज, देखिएगा स्वशासन की जगह पर किसका नाम लिया गया है जी, स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था। कौन सा अधिवेशन में किया गया था जी, तो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। कौन सा अधिवेशन में किया गया है, तो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया है। 1906 में किया गया था। कब किया गया था, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उम्मीद है बच्चे यह प्रश्न देखकर इसको आसानी से बहुत ही कम समय में इसका आंसर दे देंगे। दांडी यात्रा, जो दांडी यात्रा था ना, वो सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो उम्मीद है कि आप लोग ये सब जानते होंगे कि दांडी यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह शुरू किया गया था। तो यह जो आंदोलन, ये जो यात्रा शुरू हुआ था, यह यात्रा को हम लोग किस आंदोलन के नाम से जानते हैं,
तो कौन सा आंदोलन है जी? इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस आंदोलन के नाम से? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है। कौन सा आंदोलन? नमक आंदोलन भी कहा जाता है, जिसका शुरुआत 1930 में हुआ था। इसका शुरुआत कब हुआ था जी? 1930 में हुआ था। एक बड़ा ही मजेदार सवाल आता है इसमें कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह घोषणा हुआ कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे? किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था यह? 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था, इस अधिवेशन में, देखिए एक मिनट गलती है, लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसकी जो होता है घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये जो अध्यक्षता किए थे कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। ठीक है। इसी के बाद से एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के बाद जो एक सम्मेलन हुआ जिसमें गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह गोलमेज सम्मेलन कौन सा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो होता है महात्मा गांधी इसमें भाग लेते हैं। और ये कहां पर होता है? तो लंदन में होता है, यानी इंग्लैंड में यह सम्मेलन होता है। वहां पर महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। चलिए, तो इसके आगे हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आ भी गया है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो उम्मीद है कि आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं कि महात्मा गांधी जी जो होते हैं किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है जी? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और यह जो होता है इंग्लैंड में होता है, जहां पर यह जाते हैं और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। एक और प्रश्न आता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीन का जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस होते हैं तीनों में वह भाग लेते हैं? तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहब भीमराव जो अंबेडकर थे, यह तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। अंबेडकर, तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सबसे आसान प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। कौन किए थे जी? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? देखिए, ये अंग्रेजों का एक बड़ा खतरनाक चाल था कि देश को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो उस पर शासन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा जो होता है करने की कोशिश की है। तो इसमें एक व्यक्ति निकल के आते हैं, कौन जी? तो कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा जी? कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन को कर दिया जाता है। कब किया जाता है जी? 1905 ईस्वी में। लेकिन 1911 ईस्वी में जी इस विभाजन को कैंसिल भी कर दिया जाता है। इस समय जो गवर्नर होते हैं वो लॉर्ड हार्डिंग होते हैं। कौन होते हैं जी? लॉर्ड हार्डिंग होते हैं। कब किए थे यह? 1911 में वापस कर देते हैं। और जबकि ये विभाजन को कौन करते हैं? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह विभाजन को प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद से कई आंदोलन शुरू हुए थे। ज्यादा हम लोग समझ लेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो देखिएगा, मित्र राष्ट्र जैसे प्रथम विश्व जो युद्ध हुआ था यह कब हुआ था जी? 1914 में हुआ था। कब हुआ है जी? 1914 में हुआ था। और जबकि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ है? तो 1939 में हुआ था। यह 1914 से लेकर 1918 तक या 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। इस दूसरे नहीं छोड़िए, ये प्रथम विश्व युद्ध में जो देश थे अलग अलग जो होते हैं क्षेत्रों में बटे हुए थे। एक में मित्र राष्ट्र और एक जो होता है केंद्रीय शक्ति के नाम से जाने जाते हैं। तो मित्र राष्ट्र में फ्रांस, रूस
और ब्रिटेन थे। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, जबकि जर्मनी जो होता है केंद्रीय राष्ट्र में थे। तो इसमें पूछा गया प्रश्न कौन नहीं है, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा जी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और साथ में आप लोग ये भी याद रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला है और दूसरे विश्व युद्ध कब से कब तक चला है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम, यानी कि स्वराज पार्टी है ना, स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन था वह कहां किया गया था। तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ है जी, 1923 में हुआ है। कब हुआ है, 1923 में हुआ है। तो 1923 में स्वराज पार्टी का जो पहला सम्मेलन था वह कहां हुआ था जी, तो वह हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। कहां पर हुआ था जी, इलाहाबाद में हुआ था। तो हम लोग याद रखेंगे स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में, और इसका पहला सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो वह इलाहाबाद में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किए थे। इनमें से किसने पावर लूम का, जो पावर लूम है, इसमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किए थे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इससे आप लोग आसानी से बता सकते हैं। एडमंड कार्टराइट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया है जी, एडमंड कार्टराइट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। तो आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे 27 नंबर का सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आप सभी के सामने हल करने की कोशिश किया जा रहा है, कि ताकि आप लोग आसानी से इसे याद भी कर सकें और इसका आप लोग एग्जाम में आसानी से बना भी सकें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। न्यू डील, चलिए बड़ा ही मजेदार सवाल है। आप लोग इसका सब्जेक्टिव लिखे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया गया है कि न्यू डील जो नामक नवीन आर्थिक नीति है वह कहां पर और सबसे पहले लागू हुआ था। एक ही देश में हुआ था, तो वह सबसे पहले कहां लागू हुआ था जी, तो अमेरिका में हुआ था। रूजवेल्ट के द्वारा इसे लागू किया गया था। तो ये न्यू डील कहां पर हुआ है सबसे पहले, तो अमेरिका में हुआ है। कहां पर हुआ है जी, तो अमेरिका में हुआ है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में सामने आया था। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, तो दो देश जो होते हैं सर्वप्रथम पूरे विश्व के सामने महाशक्ति के रूप में उभरे। कौन कौन से, एक अमेरिका और दूसरा था रूस। एक ये इसको जो होता है पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। किसको, अमेरिका को पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है, जबकि रूस को साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जी, साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1991 में इसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। विघटन यानी टूट जाता है, अलग अलग देशों में विभक्त हो जाता है। तो अब दुनिया में जो सबसे बड़ा जो उभरता हुआ महाशक्ति वाला देश था वह कौन था जी, अमेरिका। कौन सा देश, अमेरिका। तो याद रखेंगे आप लोग इसका आंसर अमेरिका। तो 1991 में एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सोवियत जो संघ था इसका विघटन कब हुआ था। तो कब हुआ था जी, तो 1991 में हुआ था। कई तरह से प्रश्न को घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए क्वेश्चन में भी कई प्रश्न छिपे रहते हैं, उसको भी आप अच्छे से देखते चले, याद करते चले। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा देश द6 का सदस्य नहीं है, यानी कि ये जो सार्क दिया गया है सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिएगा सार्क में कितने देश हैं, 8 देश हैं। और 8 देश में कौन कौन नहीं है जी, तो जो पड़ोसी है वही इसके जो होते हैं सदस्य है। तो भारत तो है ही, तो भारत का पड़ोसी भूटान है, साथ में बांग्लादेश भी है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है। तो इसका कौन सा सदस्य नहीं है जी, इसका तो इसका सदस्य नहीं है इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे हम लोग कितना है, किसका नाम, तो इंडोनेशिया जो होता है सार्क का सदस्य नहीं है। और इसमें कितने देश सम्मिलित हैं, तो 8 देश सम्मिलित हैं। भारत के आसपास के देशों को आप नाम याद रख लीजिए, वही जो होते हैं इसके सार्क के क्या बोलते हैं, सदस्य हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रूसो किस देश का रहने वाला था। देखिए अगला प्रश्न, उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ते ही आंसर को बता दीजिएगा। रूसो
किस देश का रहने वाला था जी? रूसो किस देश का रहने वाला था? तो किस देश का रहने वाला था जी? फ्रांस का रहने वाला था। चूंकि इसका जन्म जिनेवा में हुआ था, लेकिन जब यहां पर आकर ये बसे तो यहाँ के विचार से प्रभावित हुए और यहीं पर जो ये रह गए, जिसके कारण से रूस किस देश के संबंध आता है? तो फ्रांस है। जिनेवा तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा जी? फ्रांस आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर याद रखेंगे 31 नंबर का कितना? तो ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तब तक आप लोग बताइए कि अल हिलाल का जो संपादन है वह कब किया गया था? तो अल हिलाल का संपादन बच्चों बताएंगे कि कब किया गया था। तब तक हम आप सभी को बताते हैं कि अल हिलाल का जो संपादन है वह किसने किया था। तो किसने किया था जी? देखिए इस नाम में दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो अल हिलाल का जो संपादन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था जी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में। 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। एक और प्रश्न इन्हीं के समानार्थक है कि अल बिलाल नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? आप लोग इसको जो होते हैं कमेंट में बता सकते हैं कि अल बिलाल नामक पत्रिका का संपादन कब और किसने किया था। तब तक हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग ने, एक मिनट, हाँ, अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो सबसे पहले कौन से पुस्तक छापे हुए थे जी? तो वह अपने धार्मिक पुस्तक बाइबिल को छापे हुए थे। कौन सा पुस्तक? बाइबिल को छापे थे। एक और प्रश्न आता है कि निम्न में से किसने जो मशीन होता है टाइपिंग वाला, उसका आविष्कार किसने किए थे? तो वो गुटेनबर्ग के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न है, उसको देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किए थे? महात्मा गांधी ने इनमें से किस पत्रिका का या किस पत्र का यह संपादन किए थे? तो देखिएगा महात्मा गांधी कॉमनवेल्थ या फिर बंगाली या यंग इंडिया या फिर बिहारी। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो जिसका संपादन किया था वह है यंग इंडिया। किसका संपादन किए थे जी? तो यंग इंडिया नामक पत्रिका का यह संपादन किए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सब आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग तेजी में थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? चलिए ये तो पहला ही पार्ट का प्रश्न है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्दी इसका जवाब दे पाएंगे। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किए थे? तो किस पद पर जी? तो प्रधानमंत्री के पद पर। कौन से पद पर नियुक्त किए थे? तो प्रधानमंत्री के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर हम लोग देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो वियना जो सम्मेलन हुआ था, आप लोग बताएंगे कि वियना सम्मेलन जो होता है कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था? तो मेटरनिख के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था जी? तो मेटरनिख के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेटरनिख के द्वारा। कब किया गया था? तो 1815 में। कब किया गया जी? तो 1815 में इसका मेजबानी किया जाता है। किसके द्वारा? तो मेटरनिख के द्वारा इसका मेजबानी किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आंतरिक विद्रोह को एक मिनट, हाँ, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी? आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए कहां पर जी? रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी? देखिएगा आंतरिक विद्रोह कब हुआ था? तो एक विद्रोह हुआ था 1905 में। 1905 में इसे जो होता है आप लोग कई बार देखेंगे 1904 और 5 में चर्चाएं की गई है। तो 1905 में युद्ध हुआ था जापान से, जिसमें रूस पूरे बुरी तरीके से हार गया था। उसी को दबाने के लिए रूस में एक
संगठन की स्थापना होती है जिसका नाम क्या रखा जाता है जी? चेका। क्या नाम रखा जाता है? चेका। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का बी। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई है जी? 1986 में हुई है। कब हुई है? तो 1986 में हुई है उपभोक्ता संरक्षण। जैसे मान लीजिए कि कई तरह की जो वस्तुएं आती है खाने पीने के लिए, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी या खराब वस्तुएं या मिलावट वस्तुएं, जैसे वस्तुएं आपको प्रदान की जा रही है वो भी महंगे दाम पर, उस तरह के क्रियाकलाप को रोकने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ संरक्षण दिए गए और यह संरक्षण की व्यवस्था 1986 में सर्वप्रथम किया गया, ताकि सभी लोग जो भी किसी प्रकार के बटखारे जो होते हैं या फिर वजन करने वाले जो वस्तु है उसमें कम तौल या फिर खराब चिप जो वस्तु है उसको देते हैं, तो उसी से संरक्षण पाने के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो देखिए, जो अधिकार दिवस है जो ऊपर हम लोग चर्चा किए हैं, या कब मनाया जाता है जी? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को प्रतिवर्ष उपभोक्ता के संरक्षण के लिए मनाया जाता है, कि ताकि उपभोक्ता सतर्क रहे, उपभोक्ता जागी रहे और अपने सामान को जब भी खरीदे तो वह हर चीज को जो आवश्यकता है वह चीज पढ़ के ही खरीदे। जैसे मान लीजिए कोई दवा ले रहे हैं तो उसका एक्सपायरी डेट देखकर ही लें, उसके प्राइस को भी देख लें। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? देखिएगा, प्रश्न है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है इसका अनुमान कब लगाया गया था? तो देखिए, सबसे पहले इसका अनुमान लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब, किसके द्वारा लगाया गया था जी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका अनुमान लगाया गया था। और कब लगाया गया है जी? तो 1868 में लगाया गया है। कब लगाया गया है? तो 1868 में लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? देखिए, गरीबी की जो तुलना है किस अर्थशास्त्री ने किससे किया है जी? तो कैंसर रोग से किए हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग आगे चलकर लास्ट में इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव विकास, देखिए अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? देखिएगा, मानव विकास जो सूचकांक है ना, 3 चीजों पर आधारित रहता है। किस पर आधारित रहता है? जीवन प्रत्याशा पर, शिक्षा प्राप्ति पर और जीवन स्तर पर। किस पर आधारित रहता है जी? 3 चीजों पर आधारित रहता है। जीवन प्रत्याशा पर, शिक्षा प्राप्ति पर और जीवन स्तर पर। यानी कि इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा जी? इनमें से सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। यह तीनों को मिलाने के बाद क्या बनता है जी? मानव विकास सूचकांक तैयार होता है। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? देखिए अगला प्रश्न काफी मजेदार है और यह प्रश्न दिया गया है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? किसका नियोजन जी? आर्थिक नियोजन। तो देखिएगा, पहले योजना आयोग था। पहले कौन था जी? योजना आयोग था। लेकिन योजना आयोग का तो समापन हो चुका है। किसकी स्थापना हो गई है? नीति आयोग का। तो वर्तमान समय में कौन कर रहा है जी? तो नीति आयोग कर रहा है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तब तक अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए एक किताब है, बड़ा ही शानदार, और यह किताब का नाम क्या है जी? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब को किसने लिखा है?
तो यह किताब को किसके द्वारा लिखा गया है जी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, स्वीडन की मुद्रा क्या है? अगला प्रश्न है बड़ा ही लाजवाब, स्वीडन की मुद्रा क्या है जी? तो स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्या यह डॉलर है, क्या यह क्रोना है, या पाउंड है, या फिर रियाल है? उम्मीद है कि आप आसानी से इसे बता सकते हैं कि यहाँ पर स्वीडन की मुद्रा क्या है जी? तो स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोना है। क्या है जी? क्रोना है। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग क्या है जी? संस्थान है। तो देखिएगा, भारत के सभी बैंकों को जो रेगुलेट करता है, जो नियंत्रित करता है, वो कौन है जी? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आरबीआई। तो कई बार प्रश्न आया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। कब की गई है जी? तो 1935 में की गई है। एक और प्रश्न बड़ा ही इंपोर्टेंट आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। तो मेरे बच्चों याद रखेंगे कि बैंक की स्थापना कब हुआ है? तो 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है जी? तो देखिएगा, भारत में सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या पूंजी है, या फिर जनसंख्या है, या फिर धन है, या फिर शिक्षा है? तब तक आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए, तब तक हम जल ग्रहण करते हैं। चलिए बच्चों, तो कौन सा आंसर हो जाएगा जी? उम्मीद है आप लोग दे दिए होंगे। ठीक है, अगर जनसंख्या को देखते हैं तो भारत में भर भर की जनसंख्या है, जनसंख्या तो कम है ही नहीं। तो आप लोग को लगता है नहीं? देखिए, विकास में जनसंख्या का तो भूमिका है ही नहीं, वो भी सामाजिक आर्थिक के लिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा है धन, रुपया पैसा, ये भी नहीं। किसका विकास करना है जी? सर्वांगीण विकास, पूरा विकास करना है। इसके लिए सबसे अच्छा इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा रहेगा तो शिक्षा का माध्यम से हम लोग पूंजी भी ला सकते हैं, पूंजी आएगा तो धन भी हो जाएगा, जिससे हम लोग सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य आधार है? देखिए, भारत के लोग सबसे ज्यादा अगर डिपेंड किसी चीज पर रहते हैं तो वह रहता है कृषि पर। किस पर रहते हैं जी? कृषि पर। तो भारत जो होता है, इनमें से कौन से जीवन निर्वाह का, भारतीय के लोग का जीवन निर्वाह का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। क्या है जी? कृषि। उसके बाद हम लोग अलग सेक्टर पर आते हैं। इस सेक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं जी? तो प्राथमिक सेक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो देखिए, आप लोग को बताया गया था प्राथमिक जो क्षेत्र होता है वह कृषि पर आधारित होता है, और कृषि पर हम लोग देखते हैं तो कौन हो जाएगा जी? तो खनन। किस पर आधारित है? तो यह कृषि पर आधारित है। तो हम लोग का ऑप्शन इसका क्या सही है जी? तो ऑप्शन नंबर ए। 49 के कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
सोने के आभूषण, सोने की आभूषणों की, देखिए ये सबसे आसान प्रश्न है। उम्मीद है कि आप लोग सबको ही इसका आंसर जो होता है सही देंगे। तो सोने के आभूषणों की गुणवत्ता जो होती है सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जी? तो आप जब सोना खरीदिएगा तो ये वाला सिंबल आप लोग जरूर देखे होंगे। इसी चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? हॉलमार्क के नाम से जाना जाता है, यानी हॉलमार्क। सोने का आभूषण की गुणवत्ता के लिए हम लोग कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो हॉलमार्क का प्रयोग करेंगे। ये जो हमको बताता है कि यह जो सोना है वह 24 कैरेट का है, ठीक है। तो यह ओरिजिनल का गारंटी देता है। सरकार के द्वारा एक मानक निश्चित की गई है जिसे हॉलमार्क के द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सोना शुद्ध रूप में है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखेंगे। अगला प्रश्न 51 नंबर, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में हुआ था? देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा गलती हो गया है कि इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में हुआ था। तो चूंकि हम लोग योजना आयोग को देखते हैं तो 1950 में हुआ था। चूंकि हम लोग को पूछा गया है कि 1954 में, तो अगर इसको हम लोग 1954 को क्या कर दे जी 50 कर देते हैं, क्योंकि इसमें किसी का भी जो गठन है 1954 में हुआ ही नहीं है। तो योजना आयोग को हम लोग याद रखेंगे कि इसका गठन कब हुआ है? तो 1950 में हुआ है। जबकि और सभी का हम लोग देखते हैं तो इसका भी गठन जो होता है 1954 में नहीं हुआ है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ है जी? तो 1950 में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मौसमी बेरोजगारी। बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है कि मौसमी बेरोजगारी कहां पाई जाती है, ठीक है। मौसमी जो बेरोजगारी है वह कहां पाई जाती है? देखिएगा मौसमी बेरोजगारी क्या होता है कि जो मौसम माने समय समय पर, जैसे समय आया तो काम मिला, फिर समय समाप्त हो गया तो वह रोजगार से निकल गए। जैसे मान लीजिए कि आप कृषि क्षेत्र में हैं, तो कृषि क्षेत्र में जब कार्य कर रहे हैं तो कुछ निश्चित समय के लिए आपको कार्य मिलता है, फिर जो कार्य समाप्त हो जाता है तो आप बेरोजगार हो जाते हैं। यानी मौसमी बेरोजगारी कहां पर होती है जी? तो कृषि सेक्टर में मौसमी बेरोजगारी आपको प्राप्त होती है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होते हैं उसका क्या गुण है? तो चलिए देखिए दिया है कि निजी लाभ, संसाधनों का निजी स्वामित्व, मूल्य तंत्र, या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग पूंजीवाद का जो परिभाषा याद किए हैं तो इसमें निजी स्वार्थ के लिए ज्यादा कार्य किया जाता है। तो निजी लाभ भी सही हो जाएगा, साधनों का निजी स्वामित्व भी हो जाएगा और मूल्य तंत्र भी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोग एक और प्रश्न बता देंगे कि पूंजीवाद पूंजीवाद किस देश को कहा जाता है? तो कौन सा देश को पूंजीवाद के भी नाम से जाना जाता है? आपको यह प्रश्न में बताया भी गया था। चलिए अगला प्रश्न है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध किससे है जी? तो राजस्थान से है। किससे है? तो राजस्थान से है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? देखिए ऑप्शन के आधार पर बताना है कि रूस के सहयोग से किस संयंत्र का क्या किया गया जी? निर्माण किया गया है। तो इसके सहयोग से किसका किया गया है? तो कुंडन कुलम परमाणु विद्युत गृह है, इसकी स्थापना किसके सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता था? दिया हुआ है प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिएगा जो प्रारंभिक जीविका कृषि है वह हम लोग क्या थे? वनवासी थे तब किया करते थे, यानी कि जंगलों में रहते थे। तो जंगलों में रहते थे तो हम लोग कौन सा खेती करते थे? झूम खेती करते थे।
पामलू खेती करते थे, उसी प्रकार से दीपा खेती करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। यानी तीनों खेती किया जाता था। झूम खेती का मतलब क्या होता है? एक स्थान पर पेड़ पौधे को काटकर वहां पर खेती करना। जब खेती वहां पर समाप्त हो जाती है, उसका उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, तो फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर फिर वनों को कटाई करना और फिर वहां खेती करना। इसी को क्या कहा गया है जी? प्रारंभिक जीविका कृषि कहा गया है। इसी प्रकार से हम लोग का जीवन यापन प्रारंभिक समय में चला था। वर्तमान समय में वनों को काटना वर्जित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है डेक्कन ओडेसी। डेक्कन ओडेसी, डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? डेक्कन ओडेसी है वह किस राज्य में, डेक्कन ओडेसी को किस राज्य में चलाई जा रही है? यह एक आंदोलन है और इस आंदोलन को किस राज्य में चलाई जा रही है? केरल में कि आंध्र प्रदेश में कि तमिलनाडु में कि महाराष्ट्र में? चलिए आप लोग इसका जवाब देंगे कमेंट में कि ये डेक्कन ओडेसी है वह किस राज्य में चलाई जा रही है। चलिए प्यारे बच्चों इसका जवाब दीजिए। चले बच्चों, डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है जी? तो यह चलाई जा रही है महाराष्ट्र में। कहां पर चलाई जा रही है? तो महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। यह एक ट्रेन है जिससे कई राज्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो डेक्कन ओडेसी को किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बड़ा ही मजेदार प्रश्न है कि भारत में जो वायु परिवहन है उसका जो राष्ट्रीयकरण मतलब कि सरकारी रूप, इसको सरकार के द्वारा सरकारी नियमों के कानून से चलाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया, यह कब किया गया था? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1953 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1953 में हुआ था भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। आप लोग कमेंट में बताने की कोशिश करेंगे कि भारत में सर्वप्रथम वायु जो परिवहन था कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इंदौर बंदरगाह है यह किस राज्य में स्थित है? उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप बहुत ही कम समय में आसानी से बना सकते हैं। इंदौर बंदरगाह किस जो होता है राज्य में है? तो किस राज्य में है जी? तो तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में इंदौर पत्तन स्थापित है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन परियोजना है या फिर गंडक परियोजना है या कोसी या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बच्चों बताएंगे आप लोग कि बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है जी? तो सोन नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में कि पश्चिम बंगाल में कि ओडिशा में कि उत्तराखंड में? किस राज्य में है बच्चों बताएंगे आप लोग
कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है जी, तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन। चलिए इसको तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, यह प्रश्न को आप एकदम मैंने ना कहते गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने किया था। चलिए आप लोग एकदम तेजी से बताइए कमेंट में कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने किया था जी। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत कौन किए थे, मेधा पाटकर कि सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी कि कैलाश सत्यार्थी, किसने किए थे। चलिए सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। कौन है जी, तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और ये किस पेड़ के लिए किया गया था, आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न को तब तक हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सरकारी नियम के अनुसार या फिर सरकारी आंकड़ा के अनुसार कम से कम 33% प्रत्येक राज्य के क्षेत्रफल के वन होना चाहिए, लेकिन बिहार में बहुत ही जबरदस्त कमी है इसकी, मात्र 7%। कितने प्रतिशत जी, मात्र 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। वर्तमान समय में देखेंगे तो यह प्रतिशत वन और वृक्ष दोनों मिला दिया जाए तो 10 के आसपास 10.32% है। वर्तमान समय में वन प्लस वृक्षों का जो अब जो वृक्ष लगा हुआ है इसको मिला दिया जाए तो दोनों का प्रतिशत 10.32% है। तो चलिए अगला याद रखेंगे, इसमें वन तो है ही, साथ में वृक्ष का भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो सिर्फ वन का प्रतिशत तो 7% है, 7 दशमलव कुछ है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा गलती प्रश्न हो गया है, इसमें से नौही को आप हटा दीजिए, ठीक है। तो इसमें से नौही को आप हटा दीजिए, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है, ठीक है। क्योंकि बिटुमिनस, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और इनमें से सभी। चलिए आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा कार्बनिक खनिज है। चलिए बच्चों बताएंगे, इसको कमेंट करेंगे। चलिए बताइए आप लोग कि इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है। चलिए जल्दी आप लोग कमेंट करिए कि इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है। चलिए देखिएगा, बिटुमिनस यह जो है कोयला का रूप है। कार्बनिक खनिज यानी कि सड़े गले अवशेषों से जो प्राप्त होते हैं, तो इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है जी, तो बिटुमिनस, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल। तो हम लोग देखते हैं कि यह सभी, नहीं वाला चीज को आप हटा दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं वाला यहां पर अगर आता है सब तो ये गलती हो जाएगा। तो इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है, तो यह सभी हो जाएंगे कार्बनिक खनिज, ठीक है, जिसमें सभी में कार्बन के अवगुण जो होते हैं आपको पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है जी। सीमेंट उद्योग जो बनाया जाता है तो इसमें कच्चा माल के रूप में कौन से वस्तु को मिलाया जाता है। तो सीमेंट जब बनाया जाते हैं तो इसके कच्चा माल कौन हो जाएंगे जी, तो कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर हो जाते हैं। चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में सीमेंट उद्योग में मिलाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थापित है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना
कहां पर स्थापित है? तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थापित है बच्चों? इसका ऑप्शन दिया गया है मुंबई, डिगबोई, मथुरा और हल्दिया। चलो बच्चों जल्दी से कमेंट करेंगे कि किस स्थान पर पहला तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था, किया गया है। तो किस स्थान पर किया गया है बच्चों? तो इसका स्थापना जो किया गया है डिगबोई पर किया गया है। कहां पर किया गया है जी? डिगबोई नामक स्थान पर किया गया है। आप लोग कमेंट में बताएंगे यह डिगबोई किस राज्य में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे यह डिगबोई जो है किस राज्य में स्थित है। हिंट के रूप में आप लोग बता दिए जाते हैं, बता दे रहे हैं कि यह पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र में यह स्थापित है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? देखिए ये सब प्रश्न जो है काफी आसान है, जिससे आप लोग बहुत ही कम समय में इसे आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि यह जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में तो आए ही है, साथ में इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को पढ़ाया जरूर गया है। तो चलिए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है जी? कोयले के निर्यात हेतु, कि खनिज तेल हेतु, तेल शोधक हेतु, कि परमाणु शक्ति हेतु? तो किसके लिए प्रसिद्ध है यह? तो इसे यह प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु। किसके लिए प्रसिद्ध है जी? खनिज तेल हेतु। मुंबई से कुछ दूरी पर, जब वहां पर चलिए मुंबई के कुछ दूरी पर खनिज तेल हेतु एक स्थान की स्थापना किया गया, जिसका नाम ही है मुंबई हाई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चलिए बच्चों बताएंगे इसका आंसर कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो प्रमुख खाद्यान्न फसल सबसे पहला कौन है जी? तो वह है चावल है। कौन है जी? तो सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है वह चावल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न को देखेंगे, जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? जूट के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो चलिए बच्चों ध्यान देंगे, प्रश्न कह रहा है कि जूट के उत्पादन में, उत्पादन से कहा जा रहा है कि जूट के उत्पादन में कौन देश अग्रणी यानी कि प्रथम स्थान पर है। तो जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आपका ऑप्शन है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश या फिर भारत। बच्चे बताएंगे कि जूट के उत्पादन में कौन सा देश सर्वप्रथम है। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करिए कि जूट के उत्पादन में सर्वप्रथम कौन सा देश है। चलिए बताएंगे जल्दी कि जूट के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। चलिए जूट के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो बताएंगे बच्चों चीन है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या फिर बांग्लादेश। तो बच्चों जूट के उत्पादन में सबसे आगे वर्तमान में बांग्लादेश है। कौन सा देश है जी? वर्तमान समय में बांग्लादेश है। सबसे आगे जूट के उत्पादन में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, इन राज्यों में कौन लौह मतलब लोहा का सबसे अग्रणी उत्पादक है? तो इन राज्यों में कौन लौह का अग्रणी उत्पादक राज्य है? अग्रणी मतलब कि सबसे ज्यादा किस राज्य में लोहा का उत्पादन होता है? उड़ीसा में होता है या फिर छत्तीसगढ़ में होता है या कर्नाटक में या फिर झारखंड में? चलो बच्चे बताएंगे कि इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है।
तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। सबसे प्रथम स्थान पर कौन है जी? कर्नाटक। दूसरे में उड़ीसा। तो प्रथम स्थान पर कौन सा आ जाएगा जी? तो कर्नाटक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? चलिए बहुत ही मजेदार प्रश्न, इसको वीवीआई आप लोग करेंगे। बिहार से रिलेटिव प्रत्येक प्रश्न को आप सभी वीवीआई करते चलिएगा। बिहार के कह रहा है कि बिहार के किस नगर को रेशम नगर कहा जाता है? बिहार के किस नगर को रेशम नगर कहा जाता है? तो पटना को कहा जाता है, या कटिहार को, या फिर दरभंगा को, या फिर भागलपुर को? बताएंगे बच्चों कि किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर को। किसे कहा जाता है जी? तो भागलपुर को बिहार का रेशम का नगर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? देखिएगा अगला प्रश्न है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? दिया हुआ है कृषि, सेवा, उद्योग या फिर शिक्षा। तो किसमें सर्वाधिक योगदान है जी? तो बिहार में कृषि छोड़कर अन्य कोई साधन है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो बिहार में अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक जो क्षेत्र योगदान देता है वह कौन सा है? वह कृषि है। अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक है। बड़ी त्रासदी मतलब कि जैसे मान लीजिए कि सूखा, भूस्खलन, बाढ़ या फिर चक्रवात। तो देखिएगा हम लोग के यहाँ भूस्खलन आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ जैसी कोई स्थिति है ही नहीं, जिससे कारण भूस्खलन तो होगा ही नहीं। तो सूखा या फिर बाढ़ या फिर चक्रवात आ सकता है। तो चक्रवात के लिए भी मरुभूमि ज्यादा है नहीं, जिससे यह ज्यादा जो होता है त्रासदी करे। तो त्रासदी में कौन हो जाएगा जी? बाढ़, जो प्रत्येक वर्ष आना लगभग निश्चित रहता है। यानी कि बिहार की त्रासदियों में सबसे बड़ी त्रासदी जो करती है वह करती है कौन? तो बाढ़ करती है। एक आप सभी के लिए प्रश्न बच्चों कि बताएंगे कि बिहार की वो कौन सी नदी है जिसे शोक नदी के नाम से जाना जाता है? मतलब कि बिहार की शोक नदी कौन सी है? चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं और इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में जरूर आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बस बहुत ही जल्दी हम लोग का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है समाप्त होने वाला है। तो अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे और बड़ा ही मजेदार प्रश्न है, और वह है कुशहा। कुशहा जो तटबंध है वह किस नदी पर बनाई गई है? कुशहा जो तटबंध है वह किस नदी पर बनाई गई है जी? कोसी पर, या दामोदर पर, या गंडक पर, या फिर गंगा नदी पर? किस पर बनाई गई है जी? कोसी या दामोदर या गंडक या गंगा? तो कुशहा जो तटबंध है वह बनाया गया किस पर? कोसी नदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है छात्रों? कोसी नदी पर बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय को बनाया गया है? तो बच्चों सतलज नदी पर नागार्जुन सागर, कि सरदार सरोवर, कि पंत सागर, कि गोविंद सागर? तो बताएंगे बच्चों कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय को बनाया गया है? तो आंसर है आप सभी के सामने गोविंद सागर जो झील है इसी को बनाया गया है। किस पर जी? सतलज नदी पर। यह एक कृत्रिम जलाशय है या फिर कृत्रिम झील है जिसका निर्माण गोविंद सागर पर किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखेंगे, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? मतलब कि आपदा को सबसे पहले मतलब कि प्रबंध कौन व्यक्ति कर सकते हैं? प्रबंध यानी कि सुरक्षा देने के लिए सबसे पहले कौन आगे आ सकते हैं? स्थानीय स्वशासन, गांव मोहल्ले के लोग, स्वयंसेवी संगठन, कि इनमें से सभी?
तो देखिए देखा जाए तो ये सभी लोग स्थानीय क्या बोल सकते हैं आपदा प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं, यानी इनमें से सभी सही हो सकता है। कौन सा ऑप्शन सही है जी? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। बस मात्र हम लोग के 4 प्रश्न और बाकी रह गए हैं इस एमसीक्यू में। चलिए अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यानी कि सुदूर, जो देखिए ऑप्शन सब नहीं दिखाई दे रहा ना, अरे ये तो छोटा करना, हाँ चलिए अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अगला प्रश्न है कि सुदूर जो संवेदी है या उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्या दूर संचार के लिए किया जाता है, या संसाधनों की खोज के या मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है, या फिर इनमें से सभी के लिए किया जाता है? तो बच्चों इसका जवाब देंगे कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए बच्चों इसका जवाब देंगे कमेंट में कि सुदूर जो रुकिए 1 मिनट, हाँ सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है बच्चों? काय भाग जा रहा है जी? दूर संचार के लिए, या संसाधनों की खोज के लिए, कि मौसम विज्ञान के लिए, कि इनमें से सभी? तो दूर जो संवेदी उपग्रह है वह आपको जो सैटेलाइट है उसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? मौसम विज्ञान के लिए करते हैं, दूर संचार के लिए भी करते हैं, और संसाधनों की खोज के लिए भी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो देखिए 26 दिसंबर 2004 को जो भूकंप आया था वह किस हिस्से में आया था जी? तो हिंद महासागर में भारी भयंकर भूकंप आया था। प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि हिंद महासागर में जो भयंकर भूकंप आए थे वह कब आए थे? तो याद रखेंगे बच्चों कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को आए थे। ठीक है, जो बहुत ही भयंकर तबाही मचाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न को ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है और उसके बाद से एक प्रश्न है अंतिम, कि भारत में अत्यंत विनाशकारी, अगला प्रश्न है बड़ा ही लाजवाब, इसको वीवीआई कर देंगे। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो तिथि है जिस समय अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? 1934 में, या 1967 में, या 1948 में, या 1990 में? बताएंगे बच्चों कि यह विनाशकारी जो भूकंप था वह कब आया हुआ था? तो यह भूकंप 1934 में आया था। कब आया था बच्चों? 1934 में बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, फिर हम लोग अगले असाइनमेंट में मिलेंगे, अगले नोट्स में। तो अगले प्रश्न को देखेंगे, सुनामी किस भाषा का शब्द है? बच्चों बताएंगे सुनामी किस भाषा का शब्द है। उम्मीद है इस प्रश्न को आप बहुत ही कम समय में हल कर पाएंगे, और साथ ही बच्चों यह सभी प्रश्नों को नोट जरूर बनाएं ताकि एग्जाम के लिए एक अच्छा सा बेहतर तरीके से तैयारी किया जा सके। तो अंतिम प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जी? हिंदी भाषा का शब्द है, या फिर जापानी भाषा का, या अंग्रेजी भाषा का, या फिर अरबी भाषा का? किस भाषा का शब्द है बच्चों? तो याद रखेंगे अंतिम प्रश्न का आंसर जापानी भाषा का। किस भाषा का शब्द है जी? तो जापानी भाषा का शब्द है। और ये कौन सा भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। तो इसी प्रश्न के बाद हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है वह पूर्ण रूप से समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले असाइनमेंट में फिर निर्धारित समय से आप सभी को सामने फिर प्रस्तुत होंगे।
चलिए आज के लिए इतना ही, बाय सभी को, ऑल द बेस्ट।